Chapter number 2, Biological Classification. Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organisms. Dawn का मतलब होता है स्टार्टिंग, उदय, सूर्योदय होता है वो dawn होता है, और सनसेट जो होता है उसे हम dusk बोलते हैं, dusk and dawn. तो dawn of civilization मतलब जब से civilization की शुरुआत हुई, वहां पे कई सारे अटेम्प्ट हुए ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए. सबसे पहले तो जो भी अर्ली मैन थे या जो भी ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस थे, उन्होंने सबसे पहले एनिमल और प्लांट्स को क्लासिफाई कर लिया था, और उन्होंने उनके लिए जो हेल्पफुल प्लांट्स हैं उनको क्लासिफाई किया, पॉइजनस प्लांट्स को क्लासिफाई किया. दैट मीन्स कि उनको क्लासिफिकेशन आता था, आने लगा था. इट वाज डन इंस्टिंक्टली, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वाज साइंटिफिक, बट born आउट ऑफ नीड टू यूज ऑर्गेनिज्म फॉर आवर ओन यूज. ये किसी साइंटिफिक क्राइटेरिया से उन्होंने क्लासिफिकेशन नहीं किया था. ये उनका इंस्टिंक्ट ये नहीं था कि वो किसी साइंटिफिक वे में उसे क्लासिफाई करे, बट उनका क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया था वो था जरूरत के अकॉर्डिंग, उनकी नीड के अकॉर्डिंग ये क्लासिफिकेशन उन्होंने कर पाए. जैसे कि उन्हें कौन से ऑर्गेनिज्म उनके लिए हार्मफुल नहीं है, डॉग, काऊ, कुछ बर्ड्स हार्मफुल नहीं है, तो उन्होंने उन्हें पालना शुरू किया. तो ये इस प्रकार बोलना चाहते हैं. और किस लिए क्या यूज थे उनके? फूड, शेल्टर और क्लोथिंग. फूड, शेल्टर, क्लोथिंग के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स को अर्ली मैन ने क्लासिफाई किया. एरिस्टोटल. हु इज एरिस्टोटल? एरिस्टोटल जो है वो एक साइंटिस्ट है जिन्होंने अर्लीस्ट अटेम्प्ट किया था, सबसे ज्यादा साइंटिफिक बेसिक उन्होंने डिस्कवर किए. किसके लिए? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. सो वी कैन से एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर स्पेसिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. और ही उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को क्लासिफाई किया प्लांट का, जिसमें कि ट्री, श्रब, हर्ब्स होते हैं. और ही ऑल्सो डिवाइड्स एनिमल इनटू टू ग्रुप्स. उन्होंने प्लांट्स को, तो एरिस्टोटल जो थे, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया. तो उन्होंने प्लांट्स को ट्रीज, जो कि हमने स्टार्टिंग क्लासेस में पढ़ा है, ट्री, हर्ब्स एंड श्रब्स के अंदर क्लासिफाई किया. वहीं एनिमल्स को इसमें टू ग्रुप्स में बांटा, जिनमें कि उनमें रेड ब्लड होते हैं. एनिमल्स को किसमें क्लासिफाई किया? एनिमल्स को क्लासिफाई किया रेड ब्लड एनिमल्स में, और दोज दे डिड नॉट, जिनमें नहीं है, विच हैड रेड ब्लड, जिनमें लाल खून होता है, वो ऑर्गेनिज्म, उसको उन्होंने नाम दिया इनेमिया. ठीक है. और जिनमें रेड ब्लड नहीं है, तो उनको उन्होंने क्या नाम दिया? NaIMA, एनेमिया नाम दिया. जिससे कि अभी हम जब से बोलते हैं ना हीमोग्लोबिन कमी है या रेड ब्लड की कमी, रेड ब्लड सेल कम हो जाते हैं, तो अनीमिया जो डिजीज है वो इसी नाम से आई है. तो आगे पढ़ते हैं. एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन. ये सब के बाद, नीड के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन के बाद, एरिस्टोटल ने साइंटिफिक बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया. फर्स्ट, सबसे पहले he used simple morphological characters to classify plants into trees, shrubs and herbs. He also divided animals into two groups, those which had red blood and those that did not have. I have told you. In Linnaeus time, a two-kingdom system of classification with Plantae and Animalia. ये दो तरह के क्लासिफिकेशन जो है वो लीनियस ने किए. मैं हाइलाइटर लेती हूँ. तो इन लीनियस टाइम, लीनियस के जब समय आया, तो उसने दो किंगडम में क्लासिफाई किया. कौन सा? एक तो किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया. So it was developed that included all plant and animal respectively. This system did not distinguish between the eukaryotes and prokaryotes. इस क्लासिफिकेशन में यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स का कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं था. कोई भी उसमें ये क्राइटेरिया नहीं था कि ऑर्गेनिज्म जो है वो यूकैरियोट है कि प्रोकैरियोट है. चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, उनको प्लांट या फिर एनिमल में ही रखा गया. जो प्लांट है उन्हें प्लांट में, और जो एनिमल है वो एनिमल में. उनको डिसाइड नहीं था कि यूकैरियोट एनिमल है कि वो प्लांट है. ठीक है.
एंड द फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंगाई ऑर्गेनिज्म। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था कि भाई जो और प्लांट्स या एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस करती है तो उसको कहाँ रखा जाए, या जो फंगस है वो नॉन फोटोसिंथेटिक है बट उसमें प्लांट्स के थोड़े से फीचर्स हैं तो उसे भी क्या प्लांट में रखा जाए, ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं था। ये ऑल दीज आर केप्ट इन प्लांट किंगडम। And the classification of organism into plant and animal was easily done and was easy to understand, but a large number of organism did not fall into either category. कुछ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो इन दोनों कैटेगरी के कैरेक्टरिस्टिक्स को बियर नहीं करते थे, उनमें नहीं थे, फिर भी उनको इन कैटेगरी में रखा गया क्योंकि ओवरऑल सभी ऑर्गेनिज्म को खाली दो ही कैटेगरी में क्लासिफाई करना था। Hence, the two kingdom classification used for a long time was found inadequate. तो बाद में क्या हुआ कि सिर्फ दो किंगडम्स में सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना एक यूजफुल नहीं रहा, काफी नहीं था, और भी ज्यादा किंगडम या और भी ज्यादा क्लासिफिकेशन की, माइन्यूट क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। Besides gross morphology, a need was also felt for including other characteristics like cell structure. Cell structure के according होना चाहिए क्लासिफिकेशन, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हर्बीवोर, कार्निवोर, हिटरोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ, और हैबिटेट्स में टेरिस्ट्रियल, एक्वेटिक। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होना चाहिए, सेक्सुअल किस में होता है, सेक्सुअल किस में होता है रिप्रोडक्शन, तो लाइक दिस। और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब होता है कि वो इवोल्यूशन उनमें कैसे कैसे, वो पहले बहुत साल पहले वो ऑर्गेनिज्म कैसा था, उसमें क्या फीचर थे, और कुछ साल बाद इवोल्यूशन के बाद उसमें कुछ नए कैरेक्टरिस्टिक आए, कुछ पुराने कैरेक्टरिस्टिक है जो चले गए। Classification system for the living organism have hence undergone several changes over the time. Though plants and animal kingdoms have been a constant under all different systems. सारे different system के अंदर प्लांट और एनिमल किंगडम रहे, कांस्टेंट रहे। वो किंगडम जो थे इनके नाम चेंज हुए, इनके कैटेगरी में ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स थे। The understanding of what groups or organisms be included under these kingdoms have been changing, and the number and nature of the kingdom have also been understood differently by nature of other kingdom have also been understood differently by different scientists over the time. Characteristics of the five kingdom. Characteristics, cell type, cell wall. कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक पे क्लासिफाई किया गया, ये पांच जो किंगडम है, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया, ये पांच किंगडम को कौन से किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया। सबसे पहले सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उनके अंदर वो किस प्रकार का सेल है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सेल टाइप मतलब दो ही तरह के सेल हो सकते हैं, या तो वो प्रोकैरियोटिक सेल है या फिर यूकैरियोटिक सेल है। तो यहाँ पे सारे प्रोकैरियोटिक, पूरा पोरली डेवलप न्यूक्लियस वाले, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाले जो न्यूक्लियस के जो ऑर्गेनिज्म थे उनको प्रोकैरियोटिक कैटेगरी में रखा बोला जाता है। और यूकैरियोटिक, यू मीन्स ट्रू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, जिनमें ट्रू न्यूक्लियस हो, जिनके न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो। ये सेल न्यूक्लियस है तो इसके आर पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, इसमें न्यूक्लियोलस होगा, न्यूक्लियर पोर होगा। और प्रोकैरियोट में खाली मास ऑफ कोई थोड़ा सा न्यूक्लिक मटेरियल होगा, कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा। तो बाकी जो सारे थे हाईली ऑर्डर के वो सारे यूकैरियोट्स थे, मोनेरा में सारे प्रोकैरियोट्स। सेल वॉल कैसी होनी चाहिए, पहले तो सेल वॉल जो है वो प्लांट्स में होती है और एनिमल्स में नहीं होती। तो नॉन सेलुलोजिक, तो उस हिसाब से जो सेल वॉल जो आउटर कवरिंग होगी उसे सेल वॉल यहाँ पे बोला गया। बाद में तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और क्लासिफिकेशन हुए। नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड्स प्लस अमीनो एसिड से बनी होती है। और प्रोटिस्टा में कुछ ही ऑर्गेनिज्म में, प्रोटिस्टा किंगडम के कुछ ऑर्गेनिज्म में ही सेल वॉल प्रेजेंट होगी।
फंजाई में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी मशरूम है, जितने भी फंगाई है, उनमें काइटिन की सेल वॉल होगी, और प्लांट में सेलुलोज की, और एनिमल्स में एब्सेंट होती है सेल वॉल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो ऑब्वियसली प्रोकैरियोट्स में नहीं होगी, बाकी सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी क्योंकि वो सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर, और प्रोटिस्टा भी सेलुलर, मतलब वन सेल। एंड मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू, टिश्यू ऑर्गेन मतलब हमको पता है ना, देखो हमने पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा कि सेल ये मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं, और ये मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं, और ये मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम, और ये सारा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो यहाँ पे मल्टीसेलर में लूज टिश्यू होंगे, टिश्यू और ऑर्गन होंगे प्लांटे में, और टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम, वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म जो है वो एनिमेलिया में रखे गए। वही मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो मोनेरा में, और वैसे टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और एक हिटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। या तो सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो खुद का खाना खुद से बनाता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, और या फिर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने फूड के लिए किसी न किसी तरीके से दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं। तो यहाँ पे मोनेरा और प्रोटिस्टा जो थे वो ऑटोट्रॉफिक था उनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक, हिटोट्रॉफिक, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, जो मोनेरा में ये सारे आए, और प्रोटिस्टा में खाली ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक एंड हिटोट्रॉफिक। फंजाई फंजाई जो है वो हिट्रोट्रॉफिक थी क्योंकि वो डेड डिके ऑर्गेनिज्म पे पैरासाइट के रूप में रहती थी, वहां से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती थी। और एनिमेलिया जो है वो फुल्ली हिट्रोट्रॉफिक थे क्योंकि होलोजोइक या फिर सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहेगा उनमें, क्योंकि वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर या फिर दूसरे एनिमल्स पर अपने भोजन के लिए। और ऑटोट्रॉफ प्लांट जो है वो सिंपली ऑटोट्रॉफिक थे, वो खाली फोटोसिंथेसिस से ही अपने लिए फूड बनाते थे, जो कि हमने पहली क्लासेस में पढ़ा है। आर.एच. विटकर 1969, इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया, एंड द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वर नेम्ड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। The main criteria of classification used by him included, जो हमने ऊपर ये टेबल पढ़ी है ना, ये सारा इसमें mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationship gives a comparative account। ये टेबल जो है एक comparative account है जिसे हमने अच्छे से समझ लिया। तो आगे बढ़ते हैं। The three domain system has also been proposed that divides the kingdom Monera into 2 domains। आगे इसके बाद 3 डोमेन सिस्टम आया जिसमें कि किंगडम मोनेरा को 3 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया गया, लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम इन द थर्ड डोमेन, एंड देयर बाय अ 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। ये 5 किंगडम थे तो इसमें मोनेरा को भी क्लासिफाई कर 6 किंगडम में बना दिया गया। Let us look at this 5 kingdom classification to understand the issue and consideration that influence the classification system. Earlier classification system included bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperms and the angiosperms under plants। ये सारे जो थे पहले plants के में गिने जाने लगे। The characters that unified these whole kingdom was that all the organism include had a cell wall। अब किस बेसिस पे इनको प्लांट किंगडम में रखा गया कि इन सब में एक सेल वॉल थी और एनिमल्स में सेल वॉल नहीं थी, बस यही एक बेसिस पे इनको एक कैटेगरी में रख दिया गया, इन सबको, बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी को। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। ये एल्गी जो होती है ब्लू ग्रीन होती है क्योंकि इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है और ये फोटोसिंथेसिस करती है। ब्लू ग्रीन एल्गी को भी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को दूसरे ग्रुप के साथ रख दिया गया जो कि यूकैरियोटिक थे।
It also grouped together the unicellular organism and the multicellular ones. Say for example, अब इसमें क्या किया गया कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को भी एक ही ग्रुप में रख दिया गया। जैसे क्लेमाइडोमोनास है, वो तो है यूनिसेलुलर। एक क्लेमाइडोमोनास ऐसा एक होता है, उसमें ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। और स्पाइरोगेरा होता है, वो मल्टीसेलुलर होता है, उसमें कई सारे सेल का ऐसे फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म होता है। इनको भी एक एल्गी ग्रुप के अंदर रख दिया गया। The classification did not differentiate between the heterotrophic group fungi and the autotrophic green plants. तो ये जो क्लासिफिकेशन था, इसने हिट्रोट्रॉफिक फंजाई को और ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स को में कोई अंतर नहीं बताया और उनको सेम में रखा गया। दे ऑल्सो शोड अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वॉल्स, क्योंकि ये दोनों अलग कैटेगरी में आने चाहिए, क्योंकि इनकी जो वॉल कंपोजिशन है वो अलग अलग है। एक का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक है, दूसरा जो है ऑटोट्रॉफिक है फुल्ली। सो फंगाई में काइटिन है और ग्रीन एल्गी में सेलुलोजिक हो सकता है, सेल वॉल है। फिर ये अलग अलग थे। When such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom. तो इस वजह से बाद में बहुत सारी स्टडीज के बाद एक नया किंगडम फंगाई बना। All prokaryotic organisms were grouped together under kingdom Monera, और सारे जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उन्हें किंगडम मोनेरा में रखा गया। किंगडम प्रोटिस्टा आपका क्या है, पढ़ते हैं आगे। एंड द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, उन्हें किसमें, किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर, किंगडम प्रोटिस्टा में कौन कौन साथ में आए, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, जो जिनको पहले एल्गी में रखा गया था प्लांट्स के साथ, जो कि एल्गी हैं, एंड बोथ हैविंग सेल वॉल विद पैरामीशियम एंड अमीबा। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला। प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर क्या हुआ कि क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला अलग एक साथ रख दिए गए, और इससे पहले वो एल्गी में रखे गए थे प्लांट्स के साथ, जहाँ पे प्लांट्स भी थे, एंड दोनों में सेल वॉल थी। और जिसके अब किस में रखे गए, अब प्रोटिस्टा में रखे गए। अब ये किसके साथ शेयर कर रहे हैं अपना किंगडम, पैरामीशियम और अमीबा, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, पैरामीशियम, अमीबा को प्रोटिस्टा में रखा गया। और इससे पहले पैरामीशियम और अमीबा को किस में रखा गया था, एनिमल किंगडम में रखा गया था, क्योंकि उनमें सेल वॉल नहीं है। मतलब अमीबा और पैरामीशियम में सेल वॉल नहीं है, तो उनको एनिमेलिया में रखा गया था। बाद में इनको प्रोटिस्टा में रख दिया गया। और जो क्लेमाइडोमोनाज और क्लोरेला है, उनको पहले फंगाई में रखा गया था, एल्गी में प्लांट्स के साथ रख दिया गया था, बट अब इनको इसमें प्रोटिस्टा में रख दिया गया, दोनों को प्रोटिस्टा में ला दिया गया। फिर भी इन दोनों में अंतर है कि भाई एक क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला में सेल वॉल है और अमीबा और पैरामीशियम में नहीं। It has put together organisms which in earlier classification were placed in different kingdoms. This happened because the criteria for classification changed. ऐसा क्यों हुआ कि क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया चेंज हुआ, और ये दिस काइंड ऑफ चेंज will take place in future too, depending on the improvement in our understanding. और ऐसा चेंज फ्यूचर में भी और भी हो सकता है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है और इम्प्रूव हो जाए, और हम और इनमें माइन्यूट जो करेक्टरिस्टिक है वो उनको चाहे कि भाई इनको इसके अकॉर्डिंग दूसरे किंगडम में होना चाहिए या नया कोई किंगडम डेवलप हो। अंडरस्टैंडिंग ऑफ करेक्टरिस्टिक्स एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। Over time an attempt has been made, समय के साथ एक और अटेम्प्ट किया गया, क्या, to evolve a classification system which reflects not only the morphological, physiological and reproductive similarities but also the phylogenetic, is based on a evolutionary relationships. और ज्यादा क्लासिफाई कैसे होगा? In this chapter we will study characteristics of kingdom Monera, Protista, fungi, जो किसने दिया ये सिस्टम, विटकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे।
द किंगडम प्लांटे एंड एनिमेलिया के बारे में पढ़ेंगे। जो क्या बताएगा कि ये प्लांट और एनिमल के बारे में बताएगा हमें। विल बी डील्ड सेपरेटली इन चैप्टर 3 और 4। इन दोनों किंगडम्स को अलग थर्ड और चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले किंगडम मोनेरा। Kingdom Monera. Bacteria are the sole members of the kingdom Monera. They are the most abundant microorganisms. Bacteria occur almost everywhere. किंगडम मोनेरा के में बैक्टीरिया जो है वो सोल मेंबर मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है। मतलब सबसे ज्यादा सोल क्या होती है? हमारी आत्मा। जैसे बॉडी में आत्मा नहीं है तो हमारी बॉडी कुछ नहीं है, वैसे ही किंगडम मोनेरा में अगर बैक्टीरिया नहीं गिने जाएंगे तो किंगडम मोनेरा में मोस्ट और ज्यादा कोई खास ऑर्गेनिजम्स नहीं गिने जाएंगे। तो बैक्टीरिया जो है सबसे ज्यादा है किंगडम मोनेरा में। दे आर द मोस्ट, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारी सराउंडिंग में भी। Bacteria occurs almost everywhere, and hundreds of bacteria are present in a handful of soil. They also live in extreme habitats such as hot. Extreme habitat का मतलब होता है या तो बहुत ज्यादा ठंडा या बहुत ज्यादा गर्म। हॉट स्प्रिंग्स, गर्म पानी के जो चश्मे होते हैं, लेक्स होती हैं, डेजर्ट्स में मिल सकते हैं, स्नो में मिल सकते हैं, डीप ओशियंस में मिल सकते हैं। वेर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव, जहाँ पे और कोई लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती बट बैक्टीरिया कैन। मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो एज अ पैरासाइट्स। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी ये बैक्टीरिया का होता है। जैसे हमारी बॉडी में बैक्टीरिया है, हमारे खाने में बैक्टीरिया जा सकता है, हमारे हाथों में बैक्टीरिया हो सकते हैं, तो ये वो बैक्टीरिया हमारे ऊपर क्यों आते हैं? हमारी बॉडी से खुद का रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने। So bacteria are grouped under 4 categories based on their shape. The spherical coccus, जिनको कोकाई बोलेंगे हम प्लूरल में। The rod shaped bacillus, जिन्हें हम बैसिली बोलेंगे प्लूरल में। The comma shaped vibrio, ये comma shaped vibrio, जिन्हें vibrium vibrio बोलेंगे। And the spiral spirillum spirilla। Though the bacterial structure is very simple, इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं होता है। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। जितना इनका सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होता है उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर इनकी बॉडी बिहेव करेगी, बिकॉज बैक्टीरिया एक तो बहुत ही माइक्रो है। एक इतने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म में उनका सारा न्यूट्रिशन से लेकर, उनको भी तो बॉडी में से निकालना पड़ेगा ना वेस्ट मटेरियल, या बॉडी को लाइव करने के लिए अभी उनको अपनी बॉडी को मल्टीप्लाई भी करना है, रिप्रोड्यूस भी करना है, तो वो सारा सिस्टम एक छोटे से सिंगल सेल में हो जाना एक तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम कहलाएगा। Compared to many other organisms, bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity. Extensive metabolic diversity दिखाता है बैक्टीरिया। Some of the bacteria are autotrophic. They synthesize their own food from inorganic substrates. They may be photosynthetic autotrophic और chemosynthetic autotrophic. Photosynthetic तो पता ही है, photosynthesis process। कीमोसिंथेटिक मतलब केमिकल सिंथेसिस करते हैं, केमिकल से अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स को पूरा करते हैं। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हिट्रोट्रॉफ्स। ज्यादा से ज्यादा जो बैक्टीरिया होते हैं वो हिट्रोट्रॉफ्स होते हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म पे फूड के लिए डिपेंड करते हैं। दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। नेक्स्ट इज आर्की बैक्टीरिया। These bacteria are special since they live in some of the most harsh habitats. Harsh habitat मतलब बहुत ही हार्ड लिविंग, एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज हो सकते हैं ये। हेलोफाइल्स बोलेंगे इन्हें। ये हेलोफाइल्स वर्ड इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। हॉट स्प्रिंग्स जिसमें थर्मो एसिडोफाइल्स, यहाँ लिख लीजिए आप किताब में, थर्मो एसिडोफाइल्स। एंड मार्शी एरियाज मिथेनोजेंस, मिथेन मिथेनोजेंस। ये जो है 3
एक्सट्रीम सॉल्ट मोस्ट हार्श हैबिटेट्स के नाम है। Archaebacteria differ from other bacteria in having a different cell wall structure, and this feature is responsible for their survival in extreme conditions. Methanogens are present in the gut of several ruminant animals. Ruminant मतलब जो जुगाली करते हैं एनिमल, वो एनिमल जैसे कि काउस, बफेलोज, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस। तभी तो गोबर गैस और उनके काउ डंग से जो है वो बायोगैस बनती है, तो इसलिए क्योंकि उसमें मिथेनोजेंस होते हैं और वो मीथेन गैस बनाते हैं। नेक्स्ट इज यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया देखो, दीज आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। यू का मतलब होता है ट्रू, जैसे यूकैरियोटिक ट्रू न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिज्म वैसे। तो यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, दे आर characterized by the presence of a rigid cell wall and if motile, उनके चारों तरफ एक rigid cell wall होती है। पहला टॉप पॉइंट। दूसरा, they are characterized by the presence of a rigid cell and if motile they have motile का मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप इधर से उधर जा सकता हो तो उसे मोटाइल कहेंगे, और नॉन लिविंग कोई चीज है जो अपने आप यहाँ से वहां नहीं जाती, किसी उसको ले जाया जाता है, उसके लिए मोबाइल बोलेंगे। जैसे मोबाइल एटीएम, मोबाइल मोबाइल हमारा मोबाइल फोन, मोबाइल वैन, किस चीज के लिए, किसी भी एम्बुलेंस है जो एक मोबाइल हॉस्पिटल हो गया वैसे। मोटाइल एंड मोबाइल। तो अगर वो ऑर्गेनिज्म मोटाइल है तो उसको एक बॉडी, उसके बॉडी में कोई स्पेशल फीचर होता होगा जिससे कि वो अपने आप मूव कर सकता है। जैसे कि मछलियों में स्विमिंग के लिए फिन्स होते हैं, हमारे पास पैर होते हैं, तो उनमें माइक्रो यू बैक्टीरिया में क्या होगी, अ फ्लैजेलम। मोटाइल है तो उनमें एक फ्लैजेलम होगी, जिसे फ्लैजेला भी बोलते हैं। फ्लैजेलम मतलब जैसे ये कोई ऑर्गेनिज्म है तो इसमें ऐसे धागे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मूव करेगा इनको इधर से उधर घुमाने में, और एक फूड को भी लेके आएगा इसकी तरफ। द साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज ए ब्लू ग्रीन एल्गी, हैव क्लोरोफिल ए similar to green plant and are photosynthetic autotrophs. क्लोरोफिल के टाइप्स होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी, ऐसे। ऑल्सो रेफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया का को ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, जिसमें क्लोरोफिल ए होता है जो कि ग्रीन प्लांट्स के जैसा ही, ग्रीन प्लांट में भी क्लोरोफिल ए होता है। तो ये इसकी वजह से इनमें कौन सा फीचर आ जाता है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हो सकते हैं ये, फोटो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर। साइनोबैक्टीरिया का फंक्शन क्या है, ये यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल, कॉलोनीज में भी रहते हैं, और फिलामेंटस, जैसे कि ये एक फिलामेंट है ना, धागे नुमा, रिबन नुमा अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसे हम फिलामेंटस बोलते हैं। फिलामेंटस ये फ्रेश वाटर यानी नदियां, मीठा पानी जो होता है, नदियां, लेक, रिवर और पॉन्ड में रह सकते हैं, और मराइन यानी सॉल्टी वाटर में भी रहते हैं, और टेरिस्ट्रियल एल्गी भी होती है। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ, दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स ऑन polluted वाटर बॉडीज। पॉल्यूटेड पॉट पानी जो है, दूषित पानी के अंदर वो अपने ब्लूम्स मतलब बबल्स और ब्लूम्स बना लेते हैं, गुच्छे बना लेते हैं, और वहां पे खिल जाते हैं। मतलब ब्लूमिंग मतलब खिलना, बहुत ज्यादा रूप में रिप्रोड्यूस होकर अपने नंबर बढ़ाना। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जिसमें कि साइनोबैक्टीरिया जो है वो इंक्लूडेड है, एनाबेना है, और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हिट्रोसिस्ट। ये जो है हम इसको स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे अभी। ये क्या है, हिट्रोसिस्ट है, इसकी थिक वॉल हो जाती है। तो नॉस्टॉक एंड एनाबेना,
नॉस्टॉक और एनाबेना भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आप यहाँ पे लिख लो, जो कि यूक बैक्टीरिया है। नॉस्टॉक, एनाबेना, ये क्या करते हैं? कीमो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, अभी हम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अभी कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, ये क्या करते हैं, इनका फीचर क्या है? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज various inorganic substances such as nitrates, nitrites, ammonia and use the released energy for their ATP production। ATP जो है वो क्या है? एनर्जी करेंसी है ना। इसके कोई भी एनर्जी फूड खाने के बाद किसी भी ऑर्गेनिज्म किस फॉर्म में बनेगी? एटीपी के फॉर्म में बनती है। They play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस नेचर में रिसाइकलिंग का काम करते हैं, तो इसीलिए बैक्टीरिया जो है हमारी नेचर के लिए जरूरी है। ये देखो, ये सेल है, मल्टीसेलुलर है ये ऑर्गेनिज्म। इस ये जो दिखाई दे रहा है ये मल्टीसेलुलर है, फिलामेंटस है, इसमें आउटर म्यूसिलेजिनस शीथ है, इसमें हिट्रोसिस्ट है। नॉस्टॉक का है ये, ब्लू ग्रीन एलगी है। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। देखो, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया और हिट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तीसरा आ गया हिट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ये भी नेचर में काफी पाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे डेड एंड डीके और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो जहाँ पर